प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम साइंस का पार्ट थर्ड जो है यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट थर्ड यहाँ पर हम करेंगे। तो देखिए, हमने इससे पहले पार्ट वन और पार्ट टू भी बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो आप जरूर देखें। और यहाँ पर देखिए, पार्ट थर्ड में जो है हम ऑल इसके जो पूरे पार्ट थे, यानी कि पार्ट 15 तक जो है कवर हो जाएगा। यानी कि इस वीडियो में आपका जो है मेजर क्वेश्चन थे, बड़े नंबर वाले जो क्वेश्चन है उनका पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, क्वेश्चन इससे पूछा गया है। देखिए, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा को उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु है, उसमें गति के कारण जो ऊर्जा संचित होगी उसको क्या बोलते हैं, हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान तथा गति पर निर्भर करती है। इसके बाद देखिए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखो। व्यंजक यानी कि फॉर्मूला लिखना है, सूत्र लिखना है गतिज ऊर्जा का। तो देखिए, वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 इंटू द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर, अर्थात के बराबर 1/2 mv स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा का। इसके बाद देखिए, आपसे कार्य का भी पूछा जाता है कि कार्य के बारे में बताइए। तो यहाँ पर देखिए, कार्य बराबर क्या होता है। देखिए, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, एक गतिमान वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगे बल तथा वस्तु द्वारा बल की दिशा में किए गए कार्य के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात कार्य बराबर क्या होगा, बल इंटू विस्थापन। यानी कि हम कोई कार्य हो रहा है उसको कब बोलेंगे, जब बल भी लगे और उसके साथ में विस्थापन भी हो। यानी कि W बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस, अर्थात कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। या आप ये भी समझ सकते हैं कि कार्य का फॉर्मूला। तो देखिए, कार्य एक अदिश राशि है और कार्य का मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल है। दो मात्रक इसके, या तो न्यूटन मीटर या जूल है। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जूल की परिभाषा बताइए, तो जूल क्या होता है। देखिए, जब एक वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है तो 1 जूल कार्य होता है। यानी कि कोई वस्तु है, अगर उसको जब एक बल जो है वस्तु को जो है बल की दिशा में 1 मीटर तक क्या है विस्थापित कर देगा, तब हम कहेंगे कि वहां पर 1 जूल कार्य हुआ है। अर्थात 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। क्लियर। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपसे ऊर्जा की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, सिंपल सी बात है। और ऊर्जा एक अदिश राशि होती है और ऊर्जा का मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, जूल। क्या होता है, जूल होता है। इसके बाद देखिए, ऊर्जा के रूप आपसे पूछे जा सकते हैं कि ऊर्जा के रूप लिखिए। तो ऊर्जा के मुख्य रूप से रूप होते हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। अब यहाँ पर कुछ हम थोड़े से जो है इनकी परिभाषा भी देख लेते हैं। देखिए, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है कि किसी वस्तु की गति या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद देखिए, गतिज ऊर्जा हम पढ़ चुके हैं, किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और अगर आपसे गतिज ऊर्जा के उदाहरण आपसे पूछा जाए तो आप लिख देना, जैसे गतिशील क्रिकेट बॉल है, बहता हुआ पानी है, एक गतिशील गोली है, बहती हुई हवा है, एक गतिशील कार है, एक दौड़ता हुआ खिलाड़ी है, लुढ़कता हुआ पत्थर है, उड़ता हुआ हवाई जहाज है। तो ये सब किसके गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। इसके बाद देखिए, अगर आपसे स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछा जाए तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। देखिए, किसी वस्तु में वस्तु की स्थिति या इसके आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण में देखिए क्या है कि बांध में जमा किया हुआ पानी। देखिए, यह पृथ्वी से ऊंची स्थिति के कारण टरबाइन को घुमा सकते हैं, जिससे क्या होती है, विद्युत उत्पन्न होती है। खिलौना कार की कसी हुई स्प्रिंग। देखिए, जब खिलौना कार का कसा हुआ स्प्रिंग खुलता है तो इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जिससे खिलौना कार चलती है। इसके बाद धनुष की तनित डोरी। धनुष की आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा तीर की गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, परिवर्तित होती है। इसके बाद देखिए, एक आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम या ऊर्जा संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जैसे हमने संवेग संरक्षण पढ़ा वैसे ही ऊर्जा संरक्षण नियम होता है। तो देखिए क्या है ये, जब ऊर्जा का एक ऊर्जा से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है तब कुल ऊर्जा की मात्रा अचर रहती है। यानी कि क्या होता है,
जैसे कोई कोई ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में चेंज हो रही है तो वहाँ पर जो ऊर्जा की न तो हानि होती है और न ही ऊर्जा वहाँ पर बनती है, यानी कि ऊर्जा अचर रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है। ऊर्जा में न तो हानि होगी न ही कोई अतिरिक्त ऊर्जा उसमें जुड़ती है। तो ये होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो देखिए इसमें क्या होगा, ऊर्जा की न तो उत्पत्ति हो सकती है और न ही विनाश हो सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। हालांकि ऊर्जा रूपांतरण के दौरान कुछ ऊर्जा बेकार जैसे ऊष्मीय ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा के रूप में हो जाती है, लेकिन निकाय की कुल ऊर्जा क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। इसके बाद देखिए आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कार्य करने की दर या शक्ति किसे कहेंगे। देखिए कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कि शक्ति की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। अर्थात शक्ति बराबर क्या होगा, किया गया कार्य बटे समय, यानी कि P बराबर W बटे T, ये होता है शक्ति। तो और इसके बाद आपसे शक्ति का मात्रक भी आपसे पूछा जा सकता है। तो शक्ति का SI मात्रक होता है वाट या जूल प्रति सेकंड, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि तड़ित की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड पश्चात गर्जन दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है। देखिए तड़ित का मतलब क्या हो, जैसे बादल में जो जैसे वर्षा होती है तो उस टाइम पे जो बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है, तो वही यहाँ पर ये बोला गया है कि वो जो चमक है वो तो हमें पहले दिखाई देती है, लेकिन जो गर्जना की आवाज़ है वो उसके कुछ सेकंड पश्चात सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए ऐसा इसलिए होता है कि वायु में प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। देखिए क्या होता है कि प्रकाश की जो चाल है वो ध्वनि की चाल से बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इसी कारण जो है समान दूरी से आने वाले तड़ित प्रकाश की चमक हमें पहले दिखाई देती है, परंतु उसकी गर्जन कुछ समय बाद सुनाई पड़ती है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है कि अनुरणन क्या है, इसे कम कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि अनुरणन क्या है और इसे कम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परावर्तन के कारण काफ़ी समय तक बनी रहती है। देखिए क्या होता है, कोई बहुत बड़े हॉल है जैसे सभागार हॉल है या जिसमें सभा करते हैं, बड़े बड़े हॉलों में जो क्या होती है ध्वनि परावर्तन के कारण क्या होती है, वो बार बार उसमें गूंजती रहती है, बार बार उसमें बनी रहती है। यह बारंबार परिवर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बंध होता है अनुरणन कहलाता है। अब इसको कम कैसे करेंगे, देखिए अनुरणन को कम करने के लिए हॉल की छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थों जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगे होते हैं। हॉल की सीटों के पदार्थों का चुनाव इनके ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर करना चाहिए। इसके बाद देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है, वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या होगा, देखिए चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करता है तथा परावर्तन के पश्चात इनका संसूचन करता है। ये उच्च तारत्व के पराध्वनि स्पंद अवरोधों या कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचते हैं। इन परावर्तित स्पंदों की प्रकृति से चमगादड़ को पता चल जाता है कि अवरोध या कीट कहाँ पर है और उसका आकार क्या है। तो इस तरह से जो है अपना ये उड़ता है, जैसे कोई दीवार वगैरह अगर आगे आ जाती है तो ये क्या करता है, यहाँ से पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करता है और इससे जो है परावर्तन होकर ये इसके कानों में जाती है। इससे ये पता लगा लेता है कि सामने कीट है, कितना बड़ा है, दीवार है या क्या है। तो इस तरह से ये पता लगाता है। इसके बाद देखिए इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि सोनार की कार्यविधि तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए कि सोनार की कार्यविधि क्या है। देखिए सोनार का प्रयोग जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल आदि को मापने के लिए किया जाता है। यानी कि सोनार का उपयोग क्या करेंगे, जैसे जल है, बड़े बड़े समुद्र है, उनमें समुद्र के जल में नीचे के क्या चीज़ हैं, उन चीज़ों का पता लगाने के लिए, उनकी दिशा चाल इनका पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें एक प्रेषित्र तथा एक संसूचक होता है और इसे किसी नाव या जहाज के नीचे लगाया जाता है। अब देखिए इसकी कार्यविधि क्या है। देखिए प्रेषित पराध्वनि तरंगे उत्पन्न तथा प्रेषित करता है। ये तरंगे जल में चलती हैं तथा समुद्र तल में
पिंड से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर संसूचन द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। संसूचन पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है, जिसकी उचित रूप से व्याख्या कर ली जाती है। जल में ध्वनि की चाल तथा पराध्वनि के प्रेषण तथा अभिकरण के समय अंतराल को ज्ञात करके उस पिंड की दूरी की गणना की जा सकती है जिससे ध्वनि तरंग परावर्तित हुई है। तो सोनार के उपयोग, इस तकनीक का उपयोग जो है समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल, डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो है मेजर क्वेश्चन है, 3 या 4 नंबर में आपसे पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर करके जाएं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य का कान किस प्रकार कार्य करता है, विवेचना कीजिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनुष्य का कान किस प्रकार कार्य करता है, देखिए इसमें क्या होता है। देखिए मनुष्य के कान में क्या होगा, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाहरी कान, देखिए बाहरी कान परिवेश से ध्वनि को क्या करते हैं, एकत्रित करता है। एकत्रित ध्वनि श्रवण नलिका से गुजरती है और श्रवण नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे कर्णपटह या कर्णपटह झिल्ली कहते हैं। जब माध्यम के संपीड़न कर्णपटह तक पहुंचते हैं तो झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब क्या होता है, बढ़ जाता है और यह कर्णपटह को अंदर की ओर दबाता है। इसी प्रकार विरलन के पहुंचने पर कर्णपटह बाहर की ओर गति करता है। इसका प्रकार जो है कर्णपटह कंपन करता है और मध्य कर्ण में विद्यमान 3 हड्डियां मुग्धरक, निहाई तथा वलयक इन कंपनों को कई गुना क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं और मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों से मिलने वाले इन दाब परिवर्तनों को आंतरिक कर्ण तक संचारित कर देता है और आंतरिक कर्ण में जो है कर्णावत द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है। इन विद्युत संकेतों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है और मस्तिष्क इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। तो इस तरह से ये कार्य किया जाता है। तो इसमें देखिए ये हमारा बाएं कर्ण है और इधर ये बीच में मध्य कर्ण है और ये लास्ट में अंतःकर्ण है। तो इसका चित्र आप बना भी सकते हो, नहीं भी बनाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिध्वनि तथा अनुरणन में अंतर। तो देखिए प्रतिध्वनि क्या होती है कि ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि के दोहराव को प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी कि ध्वनि तरंग का जो परावर्तन होगा उसके कारण जो ध्वनि बार बार जो है रिपीट होती है तो उसको हम बोलते हैं प्रतिध्वनि। और प्रतिध्वनि एक बड़े खाली होल में उत्पन्न होती है। ध्वनि का बार बार परावर्तन नहीं होता और ध्वनि स्थायी भी नहीं होती है। जबकि अनुरणन क्या होता है, देखिए किसी बड़े होल में छत, दीवारों तथा फर्श से ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि के स्थायित्व को अनुरणन कहते हैं और अनुरणन के ज़्यादा लंबा होने पर ध्वनि धुंधली, विकृत तथा भ्रामक हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए तरंग दैर्ध्य, इनके आपसे जो है परिभाषा और मात्रक आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ परिभाषा और मात्रक की आपको इनके याद रखने हैं। तो देखिए तरंग दैर्ध्य की परिभाषा क्या होती है, ध्वनि तरंग में एक संपीड़न तथा एक सटे हुए विरलन की कुल लंबाई को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो देखिए जैसे मान लो ये यहाँ पर है और एक दूसरा वापस यहाँ से बना, तो ये जो दूरी होती है इसको बोलते हैं हम तरंग दैर्ध्य। क्या बोलेंगे, तरंग दैर्ध्य। या आप ये कर सकते हैं कि 2 क्रमागत संपीड़नों या 2 क्रमागत विरलनों के मध्य की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब इसके बाद देखिए तरंग दैर्ध्य को ग्रीक अक्षर लेमडा, ये जो इसको हम लेमडा बोलते हैं, इससे निरूपित करते हैं और इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। इसके बाद देखिए आवृत्ति, आवृत्ति की भी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो आवृत्ति क्या होती है, देखिए 1 सेकंड में उत्पन्न पूर्ण तरंगों की संख्या या 1 सेकंड में कुल दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में गुजरने वाले संपीड़नों तथा विरलनों की संख्या को भी आवृत्ति कहते हैं। इसके बाद देखिए आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है और आवृत्ति को ग्रीक अक्षर न्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद देखिए आवर्तकाल की परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है। तो आवर्तकाल क्या होता है, देखिए एक कंपन या दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को क्या बोलते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। या 2 क्रमागत संपीड़न या विरलन को एक निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं और आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है और इसे टी से निरूपित करते हैं। तो ये परिभाषा है इनकी। इसके बाद देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त में अंतर, स्पष्ट अंतर बताइए। तो देखिए स्वस्थ और रोग मुक्त किसे कहेंगे, यहाँ पर देखिए स्वस्थ हम किसे बोलेंगे, मनुष्य शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक रूप से अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करे। और रोग मुक्त में क्या होता है, ऐसी अवस्था है जिसमें बीमारी का अभाव होता है। और स्वस्थ व्यक्तिगत भौतिक एवं सामाजिक वातावरण, और इधर व्यक्तिगत होता है और व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य है, और इसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या निर्बल हो सकता है। तो ये होता है स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त में अंतर। इसके बाद देखिए आपसे एक क्वेश्चन, रोग तथा इसके कारण भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि रोग क्या होता है और इसके क्या कारण हैं। तो देखिए रोग क्या होता है, देखिए जब कोई व्यक्ति को कोई रोग होता है तो शरीर के एक या अधिक अंगों का कार्य और रूप रंग क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और इसके बाद देखिए किसी अंग या तंत्र की संरचना में परिवर्तन, परिलक्षित होना रोग का लक्षण कहलाता है। और लक्षणों के आधार पर चिकित्सक विशेष को जो है पहचानता है और रोग की पुष्टि के लिए कुछ टेस्ट भी क्या है, करवाता है। इसके बाद देखिए रोग के प्रकार की बात करें तो देखिए एक होता है तीव्र रोग, वे रोग जो कम समय के लिए होते हैं जैसे सर्दी और जुकाम। और दीर्घकालीन रोग, अधिक समय तक चलने वाले रोगों को दीर्घकालीन रोग कहते हैं, जैसे कैंसर है, क्षय रोग यानी कि टीबी, और फील पाँव एलिफेंटीज है। और इसके बाद देखिए रोगों के कारण, रोगों के क्या कारण होते हैं, देखिए वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और कृमि। इसके बाद कुपोषण है, आनुवांशिक विभिन्नता है, पर्यावरण प्रदूषण है, और टीकाकरण का अभाव है, ये इसके कारण होते हैं। इसके बाद देखिए आपसे ये भी पूछा जाता है कि संक्रामक और असंक्रामक रोग में अंतर या इनकी परिभाषा बताइए और उदाहरण भी बताइए। तो देखिए संक्रामक रोग क्या होता है, रोगाणु या सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं, यानी कि रोगाणु या सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। ऐसे रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्तियों में फैलते हैं और संक्रामक रोग के उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारक है, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है और कृमि है। इसके बाद असंक्रामक रोग, ये रोग पीड़ित व्यक्ति तक ही सीमित होते हैं और अन्य व्यक्तियों में नहीं फैलते हैं, जैसे हृदय रोग है, एलर्जी है ये। इसके बाद देखिए आपसे ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि संक्रामक कारक और रोग, यानी कि जैसे मान लो उसने पूछ लिया कि सर्दी जुकाम किस जो है कारक से फैलता है, तो विषाणु से, यानी कि विषाणु से कौन कौन से रोग फैलते हैं, सर्दी जुकाम, चेचक, एड्स और इन्फ्लुएंजा। इसके बाद जीवाणु यानी बैक्टीरिया से क्या क्या फैलते हैं, हैजा है, खसरा है, क्षय रोग है, एंथ्रेक्स है, टिटनेस है। इसके बाद कवक यानी कि फंगी से जो है दाद है, और प्रोटोजोआ से क्या फैलता है, मलेरिया, कालाजार, अमीबिया, पेचिस। और इसके बाद कृमि जनित रोग, ये से है फील पाँव। तो ये भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिए एक परिभाषा और आपसे पूछी जाती है कि एंटीबायोटिक से आप क्या समझते हैं। तो देखिए एंटीबायोटिक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक एवं मोल्ड के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और जो जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें मार देते हैं, जैसे पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन। ये इसकी परिभाषा है। इसके बाद आपसे एक मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है 3 या 4 नंबर में, वो क्या है कि एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये बीमारी क्या है, इसके रोग के कारण क्या है और उपचार क्या है, ये आपको जो है पूछा जाता है। या आपसे एड्स की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब देखिए ये क्या होता है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा का कम हो जाना या बिल्कुल नष्ट हो जाना क्या कहलाता है, एड्स कहलाता है। यह एक भयानक रोग है और इस रोग का जो है रोगाणु क्या होता है, HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसके कारण की बात करेंगे हम, संचरण के क्या कारण है, यानी कि इसके फैलने के क्या कारण हैं। तो देखिए ये किस वजह से फैलता है, पीड़ित व्यक्ति का रक्त स्थानांतरण करने से। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति को जो है यहाँ पर एड्स हो रखा है और हम उस व्यक्ति का जो है रक्त ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जैसे रक्त उसको दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा देते हैं, या किसी भी वजह से रक्त जो उसके दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के अंदर चला जाता है तो उसको भी जो है ये एड्स हो सकता है। इसके बाद है असुरक्षित यौन संपर्क द्वारा, जैसे मान लो किसी को भी जैसे मान लो एड्स हो रखा है, जेंट्स या फीमेल को, तो अगर वो एक दूसरे के जैसे स्वस्थ व्यक्ति से असुरक्षित यौन संपर्क करते हैं तो वहाँ पर भी ये जो है एड्स जो है हो सकता है। इसके बाद देखिए एड्स से पीड़ित मां से शिशु में गर्भावस्था या स्तनपान में, अगर मान लो किसी भी
जो एक माँ है उसको जो है एड्स हो रखा है, तो उसके गर्भ में कोई बच्चा है तो उसको भी ये एड्स हो सकता है। ऐसे ही एक ही इंजेक्शन सुई का प्रयोग कई व्यक्तियों के लिए करना, जैसे मान लो कोई एड्स पीड़ित व्यक्ति है, अगर उसके डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और उसी इंजेक्शन को वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के यूज करता है, तो उस स्वस्थ व्यक्ति के भी जो है एड्स हो सकता है। इसके बाद देखिए निवारण की बात करें तो निवारण क्या होता है कि संक्रमित रक्त कभी भी न चढ़ाएं और एक ही सुई द्वारा नशीली दवा आदि न लें। इसके बाद देखिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं अम्लीय वर्षा की, कि अम्लीय वर्षा क्या है। तो देखिए अम्लीय वर्षा जीवाश्मी ईंधन जब जलते हैं यह ऑक्सीकृत होकर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें बनाती हैं। ये गैसें क्या होती हैं, वायुमंडल में घुल जाती हैं और वर्षा के समय यह गैसें पानी में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, जो वर्षा के साथ पृथ्वी पर आता है, जिसे क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसके बाद देखिए आपसे ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में भी पूछा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि पृथ्वी से परावर्तित होने वाले अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ने के कारण हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यह दुष्प्रभाव देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाता है, वैश्विक उष्मीकरण होता है, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है और चोटियों पर जमी बर्फ जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वर्ष भर पिघलती रहती है। इसके बाद देखिए इसके बाद आपसे ओजोन परत के बारे में पूछा जाता है कि ओजोन परत क्या है, इसके क्षय के क्या कारण हैं और ओजोन परत क्या करती है। तो देखिए ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं, यानी कि O3, हम ओजोन को लिखते हैं O3। यह वायुमंडल में 16 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपस्थित है और यह देखिए इसके क्या कार्य हैं, यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर जीवों के लिए ओजोन परत एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करती है। यानी कि देखिए ये परत क्या करती है, जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी जो है किरणें आती हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। यह पराबैंगनी विकिरण से हानिकारक विकार जैसे मोतिया बिंदु, त्वचा कैंसर एवं अन्य आनुवंशिक रोगों से क्या करती है, बचाती है। और 1985 के आसपास वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिक भाग के पास ओजोन छिद्र की उपस्थिति ज्ञात की। अब हम बात करेंगे ओजोन परत के ह्रास के कारण, यानी कि ये ह्रास क्यों हो रहा है। तो देखिए एरोसोल या क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की क्रिया के कारण और सुपरसोनिक विमानों में ईंधन के दहन से उत्पन्न पदार्थ व नाभिकीय विस्फोट भी ओजोन परत के ह्रास के कारण हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम कुछ चक्रों के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारा पहला चक्र है कार्बन चक्र, तो इसमें क्या होता है, देखिए ये कार्बन चक्र बना हुआ है, इसको आप एक बार समझ लेना। हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि कार्बन चक्र क्या होता है। देखिए कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। कार्बन पृथ्वी पर ज़्यादा अवस्थाओं में पाया जाता है। यौगिक के रूप में यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अलग अलग प्रकार के खनिजों में कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, कार्बन चक्र है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद देखिए नाइट्रोजन चक्र है, तो ये भी आप अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ पर इसका लिखा हुआ। इसके बाद है ऑक्सीजन चक्र, तो इसको भी आप जो है अच्छे से पढ़ लेना। और इसके बाद देखिए हम इसके बाद और बात करते हैं कि खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं। तो देखिए इसका क्या कारण है कि लगातार फसलों के उत्पादन से खेतों की उपजाऊ शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे उत्पादन क्या होता है, घटने लगता है। खाद का उपयोग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने तथा पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। और उर्वरक का प्रयोग पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने हेतु तथा उत्पादन में वृद्धि के लिए किया जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि पशुपालन के क्या लाभ है। तो देखिए पशुपालन के लाभ हालांकि आप लिख सकते हो, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि देखिए किसान खेती के साथ साथ दूध देने वाले पशु पालकर अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं। बैल, भैंसा आदि पशुओं का इस्तेमाल बोझा ढोने तथा कृषि के अन्य कार्यों के लिए भी
किया जा सकता है। और जानवरों के गोबर से गोबर गैस तथा खाद बनाई जा सकती है जो खेती के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसके बाद आपसे खरीफ की फसल और रबी की फसल के परिभाषा और उदाहरण भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो खरीफ की फसल क्या होती है? ये फसल बरसात के मौसम में उगती है, जैसे जून से अक्टूबर तक। उदाहरण के लिए आप काला चना, हरा चना, चावल, सोयाबीन, दाल ये आप दे सकते हैं। रबी की फसल क्या होती है? ये फसलें नवंबर से अप्रैल तक के महीने में उगाई जाती हैं, इसलिए इन्हें सर्दी की फसल भी कहते हैं। जैसे गेहूँ है, चना है, मटर है, सरसों है, इसलिए ये रबी की फसलें हैं। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि खाद तथा उर्वरक में अंतर बताइए। तो देखिए खाद और उर्वरक में अंतर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए खाद क्या होता है? ये मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और जबकि उर्वरक क्या होते हैं? ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। खाद क्या होते हैं? ये प्राकृतिक पदार्थ के बने होते हैं, जबकि उर्वरक क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनते हैं। और खाद में कम मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जबकि उर्वरक में अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। और खाद जो होती है, खाद सस्ती होती है तथा घर तथा खेत में बनाई जा सकती है, जबकि उर्वरक महंगे तथा फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। इसके बाद देखिए खाद धीरे धीरे पौधे द्वारा अवशोषित की जाती है, क्योंकि ये पानी में अघुलनशील होते हैं, जबकि उर्वरक आसानी से फसल को उपलब्ध हो जाते हैं और पानी में घुलनशील होते हैं। इसके बाद देखिए खाद आसानी से भंडारण तथा स्थानांतरण है, उर्वरक इसका भंडारण तथा स्थानांतरण विधि सरल नहीं है। इसके बाद देखिए आपसे सिंचाई के तरीके भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। जैसे कुएं हैं, खोदे हुए कुएं या खोदे कुएं, पानी बेलों के उपयोग द्वारा निकाला जाता है या पंप द्वारा। नलकूप हैं, इस नलकूप में बहुत नीचे पानी होता है जिससे सिंचाई होती है, मोटर पंप के इस्तेमाल से पानी ऊपर लाया जाता है। नहरें हैं, इनमें पानी एक तथा अधिक जलाशयों अथवा नदियों से आता है। इसके बाद नदी है, इस प्रणाली में पानी सीधे नदियों से ही पंप द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है। इस सिंचाई का उपयोग नदियों के पास वाली खेती में लाभदायक रहता है। इसके बाद क्या है? तालाब हैं कि आपत्ति के समय प्रयोग में आने वाले वे छोटे तालाब, छोटे जलाशय होते हैं जो छोटे से क्षेत्र में पानी का संग्रह करते हैं। इसके बाद पानी का संरक्षण, वर्षा के पानी को सीधे किसी टैंक में सुरक्षित इकट्ठा कर लिया जाता है, बाद में इस्तेमाल के लिए। ये मृदा अपरदन को भी दूर करता है। तो इस तरह से डेरिवेशंस हमने जो है टोटल 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट में जो है पार्ट 1 से लेकर 15 तक के सभी प्रश्नों का, सभी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर से अधिक वाले क्वेश्चन, उन सभी का जो है यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद देखिए हम अलग पार्ट में जो है 1 नंबर वाले क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन का जो है हम एक और इम्पोर्टेंट वीडियो बनाएंगे। और इसके बाद जो है जो विज्ञान में जो न्यूमेरिकल्स है, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, उनका भी हम यहाँ पर अलग से जो है वीडियो बनाएंगे, क्योंकि देखिए आपके पेपर में जो है न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जाते हैं, तो उनको भी आपको करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।